Hello everyone, myself Manish. Welcome to my new lectures. This lecture is for BSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो अभी तक हमने लेक्चर 1 किया था। लेक्चर 1 में हमने न्यूटन के गति के नियम देखे थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड में मोशन देखेंगे, ठीक है, एक समान फील्ड में गति। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, मोशन इन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा, एक समान क्षेत्र में गति। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी कण है या वस्तु है, वो किसी एक समान क्षेत्र में जाता है तब उस पर एक बाह्य बल आरोपित होता है, ठीक है, और वह जो कण है वो एक समान त्वरित गति से गति करने लगता है। मान लो कोई एक वस्तु है जिसका मास क्या है, m है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एंटर करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एंटर करता है, तब उस पर यदि बाह्य बल कैपिटल F लग रहा है और यदि उस कण का त्वरण a है, पोजीशन r है और वेलोसिटी v है, तब हम लोग कैसे लिख सकते हैं उसको, न्यूटन के सेकंड नियम से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, a क्या है यहाँ पे, एक्सीलरेशन त्वरण है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी वी अपान डी टी, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, और डी बाई डी टी डी आर अपान डी टी, इसी को या फिर क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर आर अपान डी टी स्क्वायर। ठीक है, मैं वहाँ पे पुट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम डी स्क्वायर आर अपान डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं यदि m को इसके नीचे ले आऊँ तो क्या लिख सकता हूँ, f अपान एम इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपान डी टी स्क्वायर। ठीक है, f अपान एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से a लिख सकते हैं, तो डी आर अपान डी टी स्क्वायर इक्वल टू a हो जाएगा, और ए साइड क्या है, f अपान एम है। ठीक, तो ये जो समीकरण आया इसको गति का हम लोग सामान्य समीकरण बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब इसके बाद यदि हम लोग दोनों साइड में हम लोग t के सापेक्ष समाकलन कर दें तो क्या हो जाएगा, इसकी बात कर रहा हूँ, यदि t के सापेक्ष हम लोग समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर आर अपान डी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन बोथ साइड इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर आर अपन डी टी स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू ए डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि हम लोग t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी आर अपान डी टी। ठीक है, और इस साइड क्या हो जाएगा, ए टी प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट हम ले लेते हैं के। ठीक है, नहीं सॉरी, कांस्टेंट नहीं, के नहीं लेंगे, कांस्टेंट को ले लेते हैं यू। यू क्या रहेगा, स्टार्टिंग में जब वो फील्ड में एंटर नहीं किया था कण, तब उसका प्रारंभिक वेग था, इनिशियल वेलोसिटी था। ठीक, अब यहाँ पर से इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं इस साइड लिख लूँ तो u प्लस ए टी इक्वल टू डी आर अपन डी टी को क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। ठीक है, पोजीशन में चेंजमेंट वेलोसिटी हो जाएगा, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वाला इक्वेशन तुम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये भी क्या है, गति का समीकरण है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ये जो इक्वेशन है ये किसी भी टाइम t पर पार्टिकल का या कण का वेलोसिटी को प्रदर्शित करता है। ठीक है,
इसके बाद हो गया। फिर यदि इस वाली इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को हम लोग एक ब्रॉड टी के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, सॉरी समाकलन कर देते हैं। क्या लिख दूँ मैं, अगेन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टी, इस साइड क्या है u प्लस ए टी, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन u प्लस ए टी और ये डी टी। देन क्या हो जाएगा, डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ r। ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा u टी प्लस इसका हो जाएगा u टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मैं दे देता हूँ r0। ठीक है, r0 क्या है, इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में कण जो है मैग्नेटिक फील्ड पर एंटर नहीं किया था तब उस टाइम जो उसका पोजीशन था वो है। ठीक है, उसको मैं यदि इधर लाता हूँ तो क्या हो जाएगा r माइनस r0, ये हो जाएगा u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। r माइनस r0 मेनली क्या है, ये जो है बाद में पोजीशन है और ये स्टार्टिंग में पोजीशन है, तो पोजीशन में चेंज आया तो उसको मैं इधर डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूँ। ठीक है, विस्थापन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एस से, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये वाली इक्वेशन क्या बताता है, मेनली जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट को बताता है। ठीक है, उसका जो विस्थापन है उसको बताएगा। तो ये एक इक्वेशन हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, चूँकि हम लोग क्या जानते हैं ए बराबर क्या होता है डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यदि दोनों साइड में हम लोग v का डॉट प्रोडक्ट कर दें। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट यदि करते हैं तो ये हो जाएगा v a, ये हो जाएगा v डी वी अपॉन डी टी। सब में वेक्टर लगा सकते हो, वेक्टर मैं नहीं लगाया हूँ, चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, v को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में लिख सकता हूँ डी एस अपॉन डी टी, और इधर क्या है a, ये हो जाएगा v डी वी अपॉन डी टी। अगेन मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में इंटीग्रेटिंग कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी इंटू ए। ठीक है, ये हो जाएगा डी टी इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा आप बता सकते हो, डी एस डी टी मान लो कैंसिल होता है तो क्या हो जाएगा, ये एस ए हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर से 1/2 वी इंटू वी। ठीक है, प्लस मैं फिर से यहाँ पे कांस्टेंट ला सकता हूँ। कांस्टेंट में क्या लेके आऊँगा इस बार, मान लो फिर से के ले जाता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ आगे, 1/2 वी स्क्वायर प्लस के, और ये सेट क्या है एस इंटू ए। ठीक है, इसके बाद के का यदि मैं मान निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो यदि हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि u और v, इफ़ u और v इक्वल हो, मतलब स्टार्टिंग में जो वेग है पार्टिकल का और बाद में जो वेग है वो दोनों इक्वल है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो s इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2 v की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं, तो u स्क्वायर प्लस के। ठीक है, देन मैं यहाँ से k का वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 u स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा, s वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 v स्क्वायर, k की जगह में -1/2 u स्क्वायर। ठीक है, दोनों से मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इस साइड क्या है s a, 2 को मैं इस साइड ले आऊँ तो क्या बन जाएगा s a,
और ये क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर इसको और करके क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये गति, तो ये एक और समीकरण निकला गति का। ठीक है, गति का तीसरा समीकरण। तो इक्वेशन नंबर 2 जो ये वाला इक्वेशन था क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये वाला इक्वेशन, और ये वाला इक्वेशन विस्थापन वाला, डिस्प्लेसमेंट वाला, और ये वाला इक्वेशन, ये मेनली गति के 3 समीकरण कहलाते हैं एक समान फील्ड में। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर में इतना ही था। मेरे ख्याल से ये भी आप पढ़ चुके होंगे पहले से 12वीं में। तो गति का 3 समीकरण था, फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड वाला ये। इसको यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू को मैं उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, आप लोग ने ऐसा पढ़ा होगा, तो ये सेम चीज़ है। तो ये गति का 3 समीकरण हो गया। ठीक है, ये लेक्चर यहाँ पे ओवर होता है। इसके बाद हम लोग डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।